एक बच्चे की 2 आंखें और ब्रेन में मल्टीपल लोचा। तो एक बच्चा, एक मतलब क्या होता है बताइए? एक, एक के लिए हम साइंस में टर्म यूज करते हैं यूनी। तो यूनिपोलर जो न्यूरॉन है वो किसमें होंगे? बच्चे में होंगे। बच्चा क्या होता है सर? अर्ली इम्ब्रियो, है ना, अर्ली इम्ब्रियो में प्रेजेंट होगा। एक बच्चे की 2 आंखें, 2 क्या होता है सर? 2 के लिए हम साइंस में एक टर्म यूज करते हैं बाई। तो यानी बाईपोलर न्यूरॉन कहां होगा? बाईपोलर आंखें, आंखों में ही क्या होता है? रेटिना। तो मैं लिख देता हूं रेटिना ऑफ आई। क्लियर है बच्चों? ध्यान दीजिए, हाइपोथैलेमस जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया वो ये कि ये मेंटेन करता है होमियोस्टैसिस और थर्मोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस हमने पढ़ा, मेंटेनिंग इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, उसको हम होमियोस्टैसिस कहते हैं। थर्मोस्टैसिस क्या होता है? बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम। इसके पास कुछ सेंटर होते हैं, जैसे भूखा प्यासा सोने के लिए इंतजार करता है, ट्रिक है ना। तो भूखा मतलब क्या? हंगर सेंटर होता है। प्यासा मतलब क्या? थर्स्ट सेंटर भी होता है। सोने के लिए, सोने मतलब क्या? गोल्ड नहीं, स्लीप सेंटर कहां होता है? हाइपोथैलेमस के पास। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप्स बायोलॉजी। जी हाँ, इससे पहले हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का वन शॉट आपको प्रोवाइड कर दिया। नहीं देखा तो प्लीज जाकर के देखिए। आज हम देखने वाले हैं वन शॉट ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत ही फैंटास्टिक चैप्टर है। हालांकि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मैं कहता हूं सर बस टिके रहिए, यहां पर देखते रहिए। एनसीईआरटी की हर एक लाइन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा विदाउट एनी चेंजेस। मैंने यहां पर वो लाइनें रखी हैं और बहुत सारे माइंड मैप, बहुत सारी ट्रिक और बहुत सारी चीजें दे रखी है मैंने, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको सिंपली हर एक लाइन समझ में आ जाती है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये वो चीजें हैं जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक थे जैसे आपका था स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, वो डिलीट हो गया, अब हमें नहीं पढ़ना है। सेंसरी ऑर्गन वगैरह डिलीट हो गए, वो आपको नहीं पढ़ना है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ये चैप्टर हम पढ़ते क्यों हैं, है ना। सबसे पहले तो एनसीईआरटी कहती है द फंक्शन ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होमियोस्टैसिस। क्या मेंटेन करने के लिए हम करते हैं? होमियोस्टैसिस मेंटेन करने के लिए सभी ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, तालमेल बैठाते हैं, है ना। अच्छा, होमियोस्टैसिस क्या है? होमियोस्टैसिस है मेंटेन इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल इन्वायरमेंट। मतलब क्या सर? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं सांस ले रहा हूं, है ना, मैं सांस ले रहा हूं, तो क्या मेरा जो ब्रीदिंग रेट है क्या वो बस वही इंक्रीज होगा? क्या मेरे लंग्स से सिर्फ इनफ्लेट डायलेट होंगे? नहीं जी, मेरा जो हार्ट है वो भी तेजी से ब्लड को पंप करने लगेगा अगर मैं दौड़ने लगूं। ठीक है, इस बात को एनसीईआरटी आगे कहती है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो सिंपली क्या है, मेरे सभी ऑर्गन एक दूसरे से तालमेल बैठाते हैं जिससे कि होमियोस्टैसिस मेंटेन हो सके। मेरे अंदर की बॉडी का इंटरनल और जो केमिकल इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, ये दोनों चीजें क्या हो सके? मेंटेन हो सके। ठीक है, अच्छा, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का सिंपल मतलब मैंने बताया आपको, तालमेल बैठाना। ठीक है, तो एनसीईआरटी इस बात को कहती है कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? हेल्प करते हैं फंक्शन ऑफ वन अनदर। जी हां, मतलब कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस में। कैसे प्रोसेस में मदद करते हैं? एनसीईआरटी इस बात को कहती है, यहां पर देखो एग्जाम्पल देती है। एग्जाम्पल क्या कहती है? कहती कि अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज जब करते हैं तो क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम दौड़ रहे हैं, है ना, हम दौड़ रहे हैं तो क्या होगा? क्या उस टाइम हमारी बॉडी में एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी? जी हां। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जब हम दौड़ेंगे तो मस्कुलर एक्टिविटी हमारी बॉडी में बढ़ेगी। अब मस्कुलर एक्टिविटी, है ना, यानी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा हमारी मसल में, सार्कोमियर में। और ये कैसी प्रोसेस होती है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन? हम बोलेंगे सर एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस मतलब क्या? एनर्जी कंज्यूम होती है, इसीलिए तो एनर्जी की डिमांड बढ़ गई थी। ठीक है, जब हम दौड़ते हैं तो क्या हम ऑक्सीजन, हमारा हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है? जी हाँ। तो जब हम दौड़ेंगे तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी। ठीक है, क्या हम जब दौड़ेंगे तो रेस्पिरेटरी रेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा? जी हाँ। क्या हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा? जी हाँ। क्या हमारे ब्लड का फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा? जी बिल्कुल सर।
क्लियर है? ये चीजें हमको पता है, इस बात को एनसीईआरटी कहती है कि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, हमारी मसल में एक्टिविटी बढ़ जाती है, हमें सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, हमें हमारा रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट बढ़ जाता है, और हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है। क्या कहते हैं सर, सही है? बिल्कुल सर। आगे देखिए, आगे देखिए, अब इस बात को आगे की तरफ लिखा गया है। एनसीईआरटी इसी बात को समराइज करते हुए एक बात कहती है। क्या कहती है? कि हमारी बॉडी में दो तरह के सिस्टम हैं, न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है बच्चों? हमारी बॉडी में जो केमिकल सिस्टम होते हैं, है ना, केमिकल सिस्टम जो होते हैं उन्हीं को हम इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो हमारी बॉडी में न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम ये ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं ऑल द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन, मतलब सभी ऑर्गन की एक्टिविटी को एक दूसरे के साथ मिलकर के कंट्रोल करते हैं, है ना। एंड किसमें बच्चों? इन सिंक्रोनाइज फैशन में, एक साथ मिलकर के एक साथ कंट्रोल करते हैं। इसी बात को मैंने यहां पे लिख दिया है। क्या लिख दिया है? आगे बोलती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहती है कि भैया ऐसा है कि हमारी बॉडी में जो सिस्टम है कंट्रोल करने के लिए वो दो है, न्यूरल सिस्टम है और इंडोक्राइन सिस्टम है। न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। किस चीज के लिए? क्विक कोऑर्डिनेशन के, जल्दी कोऑर्डिनेट करने के लिए, बट फॉर शॉर्ट टाइम। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी में न्यूरॉन होते हैं। सपोज करिए ये एक न्यूरॉन है ऐसे, ठीक है, ये एक न्यूरॉन है, तो दूसरा न्यूरॉन यहां पर होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ये आगे चल के ब्रेन तक गया होगा। तो जैसे क्या हो रहा है, यहां आपने मुझे टच किया, ऐसे टच किया, तो यहां से सारे न्यूरॉन सिग्नल लेकर के जाएंगे मेरे ब्रेन तक, वो मुझे बता देंगे। तो क्या एक दूसरे से, ये न्यूरॉन ए है, ये न्यूरॉन बी है, तो क्या एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट ये नेटवर्क बना रहे हैं? बिल्कुल। और ये क्या कर रहे हैं? सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये सिग्नल बहुत तेजी से जाता है, क्विक कोऑर्डिनेशन होता है, जल्दी से तालमेल बैठाया जाता है, लेकिन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब कम समय के लिए, ठीक है। जब आपने मुझे टच किया उसी टाइम मुझे बस एहसास हुआ कि आपने मुझे टच किया है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार टच कर दिया मुझे घंटों तक फील होता रहा, अच्छा अच्छा मुझे कोई टच कर रहा है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? प्रोवाइड करता है केमिकल इंटीग्रेशन, मतलब हार्मोन के थ्रू तालमेल बैठाता है, ठीक है। किस चीज के लिए? फॉर स्लो बट फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे एड्रेनलिन होता है, नॉर एड्रेनलिन होता है, ठीक है, ये क्या होते हैं? जनरली आप देखेंगे ये होते हैं कैटाकोलामाइन, ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन होते हैं। तो अगर सपोज करिए जब आपको डर लगता है तो एड्रेनलिन वगैरह सेक्रेट होता है, ठीक है, तो आप डरते हैं तो ऐसा नहीं होता कि बस 1 मिनट के लिए डरे फिर डर खत्म हो गया, ना जी, है ना। कभी आप कोई कांड कर दें घर में, कुछ ऐसा हो जाए जो पापा को नहीं पता चलना चाहिए था बट पता चल गया, अब क्या होगा? पापा जब तक घर ना आ जाए तब तक आप डरते रहेंगे। इवन पापा घर आ जाएंगे, हो सकता है जब तक आपसे पापा उस बारे में पूरी बात ना कर ले तब तक आप डरते ही रहेंगे, ठीक है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस है क्योंकि हार्मोन रिलीज हुआ है। तो हार्मोन के थ्रू जो भी इंटीग्रेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, वो फॉर लॉन्ग टाइम होगा बट स्लो होगा, धीरे धीरे होगा। आप सोचेंगे कि पापा आएंगे तो पापा ये बोलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, पापा ने ये वाला झूठ पकड़ लिया तो क्या होगा, ठीक है, ऐसे कहानियां आप बनाएंगे, ठीक है, आपने बनाई भी होगी। अच्छा आगे देखो बच्चों, आगे देखो। अब न्यूरल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो न्यूरल सिस्टम है क्या, उस पर बात कर लेते हैं। न्यूरल सिस्टम जो होता है सभी एनिमल में वो किसका बना होता है? हाईली स्पेशलाइज्ड कुछ सेल होती हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन। और न्यूरॉन के फंक्शन क्या है बच्चों? ये क्या कर सकता है? डिटेक्ट कर सकता है, पहचान सकता है सिग्नल को, रिसीव कर सकता है और ट्रांसमिट कर सकता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई यानी सिग्नल को। मतलब जो न्यूरल सिस्टम है वो एक स्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन के 3 फीचर एनसीईआरटी देती है। इट कैन बी डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब होता है सिग्नल, अलग अलग टाइप के सिग्नल को पहचान सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं आपने मुझ पे पानी फेंक दिया, मैं गुस्से में देखा तुम्हें, आपने बोला सर बुरा ना मानो होली है, ठीक है, आपने तो क्या हुआ? जब आपने मुझे पानी फेंका मेरे ऊपर, तो जो पानी है वो क्या है? केमिकल है ना। पानी क्या है? केमिकल है। तो क्या आपने मुझ पर पानी फेंका तो क्या मेरी बॉडी के न्यूरॉन ने उस सिग्नल को डिटेक्ट किया? जी हाँ बिल्कुल। अब मुझे गुस्सा आया, मैंने तुम्हें थप्पड़ पे थप्पड़ मारे, ये फिजिकल स्टिमुलस तुम्हें मिल रहा है, तो क्या तुम्हें दर्द होगा? बिल्कुल होगा। फिर मैंने क्या किया? इतने से मेरा दिल नहीं भरा, मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया,
है ना, तो भी तुम ऐसे करोगे, है ना, देखा आपने ना मूवी में, बिल्कुल वैसे। तो क्या जो मैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल तुम्हें दे रहा हूं, क्या तुम उसे भी डिटेक्ट कर पाओगे? बिल्कुल। तो हमारे न्यूरॉन के यही तीनों फीचर हैं, वो डिटेक्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है, और क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा डिफरेंट टाइप के सिग्नल। तो इट में बी फिजिकल, इट में बी केमिकल, इट में बी इलेक्ट्रिकल, ये किसी भी तरह के सिग्नल हो सकते हैं। न्यूरल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, बहुत ही सिंपल टाइप का, यानी फर्स्ट टाइम ये न्यूरल सिस्टम किस में डेवलप हुआ बच्चों? हाइड्रा में, याद रखें आप। हाइड्रा मतलब क्या? लोअर इनवर्टिब्रेट, एनसीईआरटी कहती है, ठीक है। बेटर ऑर्गेनाइज किस में होता है? इंसेक्ट्स में होता है। इंसेक्ट्स में ब्रेन अलोंग विथ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू होता है, याद रखना। यहां पे थोड़ा छोटा लिखा गया है, आप इसको ध्यान देना। इंसेक्ट जो होता है उसमें बेटर ऑर्गेनाइज होता है, तो ब्रेन तो होगा इंसेक्ट में, लेकिन किसके साथ होगा? गैंग्लिया के साथ, और किसके साथ? न्यूरल टिश्यू के साथ होता है। अब गैंग्लिया और न्यूक्लियाई क्या होते हैं आगे मैं बताऊंगा। मोर डेवलप न्यूरल सिस्टम किस में होता है? वर्टिब्रेट्स में होता है। वर्टिब्रेट्स में ही क्या आते हैं? मैमल आते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, वर्टिब्रेट में आप ऐसे लिख देना, फिशेस भी होती हैं, एम्फीबिया होते हैं, रेप्टिलिया होते हैं, एव्स होते हैं, मैमल होते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है इंक्लूडिंग मैमल। एक चीज और याद रखेंगे, जो न्यूरल सिस्टम होता है उसमें न्यूरॉन से बना है, और न्यूरॉन कैन नॉट डिवाइड आफ्टर मैच्योरिटी। क्यों? क्योंकि आफ्टर मैच्योरिटी इनमें सेंट्रियोल जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है, लैक होता है। क्लियर है? इसलिए ये डिवाइड नहीं कर सकते। अब सवाल है सर कि जो न्यूक्लियाई हैं और गैंग्लिया हैं वो क्या होते हैं? ध्यान से सुनिए सर, न्यूक्लियाई और गैंग्लिया क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पर मैं आपको एक बनाकर दिखाता हूं। ये सपोज करिए आप एक न्यूरॉन है, ऐसा न्यूरॉन है ये, तो आपको पता होना चाहिए इसको हम बोलते हैं साइटॉन। क्या बोलते हैं? साइटॉन। या फिर इसी को बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी कहते हैं। ये है एक्सॉन, ठीक है, ये है एक्सॉन। तो कई बार होता है बच्चों कि ये जो साइटॉन है ना, इसका जो ग्रुप होता है, कैसा मतलब, एक न्यूरॉन है, इसका यहां पर देखो एक साइटॉन हो गया, फिर कोई दूसरा न्यूरॉन है, इसका यहां पर साइटॉन हो गया, ठीक है, फिर कोई तीसरा न्यूरॉन है, उसका यहां पे साइटॉन हो गया। तो क्या यहां पर बहुत सारे साइटॉन का ग्रुप हो गया? जी हां। तो अगर ग्रुप ऑफ साइटॉन, याद रखना, अगर ग्रुप ऑफ साइटॉन सीएनएस में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? न्यूक्लियाई। क्या बोलूंगा? न्यूक्लियाई। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ साइटॉन पीएनएस में है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, तो मैं उसे क्या बोलूंगा? गैंग्लिया। क्लियर है? इसको याद रखना। अब सीएनएस पीएनएस क्या है हम आगे समझेंगे। क्लियर है? आई होप सो चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, अब ये जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है ये क्या है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं, है ना, इसको समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। यहां देखिए, यहां देखिए, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं ह्यूमन नर्वस सिस्टम को, तो ये फ्लो चार्ट आपको पढ़ना बड़ा जरूरी है ना, ये फ्लो चार्ट आपको पढ़ना जरूरी है। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया। अरे रुक जा भाई, देख रहे हो कितना भयानक है। हाँ, ये पूरा बनाना चाहिए, ठीक है, आपको ये पूरा बनाना है। रुक जाओ, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, आई होप सो कि आपको दिख रहा होगा। ध्यान से सुनिए, अब कुछ चीजें बड़ी छोटी छोटी लिखी गई हैं, बट मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब समझिए क्या क्या चीजें हैं यहां पे। हम सबसे पहले देखेंगे कि जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम होता है उसमें दो चीजें होती हैं। पहला होता है बच्चों सीएनएस, उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें दो चीजें आती हैं, ब्रेन एंड व्हाट? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और दूसरी जो चीज होती है वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं पीएनएस शॉर्ट में। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होती है वो क्या है, कैसे है, उसको हम जानेंगे डिटेल में आगे। बट यहां पर छोटी सी चीज मैंने रखी है, ध्यान से सुनिए। जो ब्रेन होता है उसके सेंटर में होता है बच्चों व्हाइट मैटर, और व्हाइट मैटर बना होता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर का, यानी एक्सॉन ज्यादातर होते हैं इसमें। जबकि उसके पेरीफेरी पर, किनारे पर क्या होता है? ग्रे मैटर होता है। ग्रे मैटर में क्या होते हैं? साइटॉन होता है और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं। जबकि स्पाइनल कॉर्ड में इसका जस्ट अपोजिट होता है, मतलब क्या? व्हाइट मैटर जो है वो किनारे की तरफ होता है, ठीक है, और ग्रे मैटर कहां होता है? सेंटर में होता है।
क्लियर है? हमें क्या समझ में आया सर कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है सर। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही हमारी बॉडी का वो कंप्यूटर है जो चीजें प्रोसेस करता है, मेनली उसमें ब्रेन। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, तो क्या ब्रेन से जो कुछ नर्व निकलेंगी बच्चों, ब्रेन से कुछ नर्व निकलेंगी? जी हाँ सर। क्या स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ नर्व निकलेंगी? जी हाँ सर। जो नर्व ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, इन्हीं नर्व को हम एक साथ मिलाकर कहते हैं बच्चों पीएनएस, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। समझ पा रहे हैं क्या? ऐसी नर्व जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती है उन्हीं को मैं क्या बोलूंगा? पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है? ब्रेन है और क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, कैसे सर? ध्यान से सुनिए। अब मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से सुनिए। पीएनएस जो है जो भी नर्व निकलेगी ब्रेन से, तो ब्रेन को हम जनरली कई बार क्रेनिया भी कहते हैं या इंसेफेलॉन कहते हैं, तो जो ब्रेन से नर्व निकलेगी उसको मैं बोलूंगा क्रेनियल नर्व। ठीक है, और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलेगी उसको मैं बोलूंगा स्पाइनल नर्व। तो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व को ही दोनों को मिला करके मैं बोलूंगा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर। अब जो बच्चों क्रेनियल नर्व होती है, इसको जरा ध्यान से देखना आप। क्रेनियल जो नर्व होती है, जो क्रेनियल नर्व होती है, ये होती है 12 पेयर्स। कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं, कुछ मिक्स्ड होती हैं। स्पाइनल नर्व होती है 31 पेयर, ये सभी की सभी मिक्स होती हैं। सर सेंसरी मोटर मिक्स क्या होता है आगे मैं तुम्हें बता दूंगा बहुत डिटेल में, अभी के लिए बस इतना ही जानो। ठीक है, मेरे पास ट्रिक भी है। अब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को देखें तो यहां पर लिखा गया है बंडल ऑफ नर्व एसोसिएटेड विद सीएनएस, मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई जो नर्व होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। बहुत अच्छे। अब आगे हम देखते हैं कि जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है बच्चों वो दो पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? सर सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमियल नर्वस सिस्टम, या फिर इसी को बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ध्यान से सुनिए। अब हमारा यहां पे ब्रेन है ना, यहां पे हमारा ब्रेन है और यहां पे क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यहां पे क्या है? नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड। ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें गई हुई है ना, स्पाइन के अंदर गई हुई है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो यहां से और यहां से कुछ नर्व निकलेंगी, नीचे की तरफ जाएंगी। जी हाँ सर। तो क्या हमारी बॉडी में दो तरह के ऑर्गन हैं? जी हाँ, जैसे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब क्या है? जैसे ये मेरा हाथ हो गया, ये कैसा है? वॉलेंट्री है, मैं जैसे चाहे वैसे इसको घुमा सकता हूं, जैसे चाहे जो भी चीजें लिख सकता हूं, है ना, यहां पे कंट्रोल है मेरा। इनवॉलेंट्री क्या होते हैं? जैसे मेरा हार्ट हो गया, ठीक है, वो कैसा है? इनवॉलेंट्री है। ठीक है, तो उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। तो उसी तरह जो मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व हैं निकली हुई हैं, वो दोनों टाइप के ऑर्गन तक जाती हैं। कुछ होती हैं जो वॉलेंट्री ऑर्गन तक जाती हैं, तो जो वॉलेंट्री ऑर्गन तक जाती हैं उनको मैं बोलता हूं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन तक जाती हैं उनको मैं क्या बोलूंगा? ऑटोनोमियल नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस हैं, वो अपने आप काम करती हैं, या फिर उन्हीं को मैं क्या बोलूंगा? विसरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? अच्छा, तो मैं कहता हूं सर, मैं कहता हूं कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये वॉलेंट्री है, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर से बना है, यानी क्या? स्वान सेल नॉट फ्रॉम व्हाट? माइलिन शीथ। इस वर्ड को याद रखना, आगे समझ में आएगा। ठीक है, स्वान सेल यहां पे माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं करती। ऑटोनोमियल नर्वस सिस्टम या विसरल नर्वस सिस्टम ये कैसा होता है? इनवॉलेंट्री होता है, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री ऑर्गन तक सिग्नल लेकर के जाता है, और ये भी किसका बना होता है? नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर से बना होता है। अब ये जो ऑटोनोमियल नर्वस सिस्टम है ये भी टू टाइप का होता है ना, इसमें भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सर किस काम आते हैं? ध्यान से सुनिए। पहले अगर मैं सबसे पहले मैं बात करूं कि इनकी ओरिजिन क्या है, तो आप बोलेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो थोरैकोलंबर इन ओरिजिन है, मतलब T1 से लेकर L2 L3 जो वर्टिब्री होती है वहां तक ये फैले होते हैं। एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या है? जैसे कोई ट्रेन आ रही है, कोई आपको मारने के लिए दौड़ रहा है, ठीक है, तो वो इमरजेंसी, आपको भागना है या तो उससे लड़ना है, ठीक है, तो वहां पर ये काम आते हैं। कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब कोई तुम्हें दौड़ा रहा है मारने के लिए तो तुम भागोगे ही ना, तो ये F3 काम करते हैं। F3 मतलब क्या? फाइट, फ्राइट, फ्लाइट। मतलब क्या? लड़ने में,
डरने में, अब कोई तुम्हें मारने के लिए दौड़ेगा तो तुम डरोगे ना, ठीक है, और फ्लाइट यानी भागने में, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसमें काम करते हैं। अब जब इमरजेंसी टल गई तो हमारी बॉडी को नॉर्मल स्टेज में लाने का काम किसका है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताऊं, आप दौड़ करके किसी ट्रेन को या बस को पकड़ते हैं, तो जब छूटने वाली होती है आप अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं ना, दौड़कर पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, आप फील कर पाते हैं कि आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है, ये सारी चीजें हो गई। अब ट्रेन या बस तुम्हें मिल तो गई, तो ये दिल की धड़कनें आपको कान तक सुनाई देती है ना। फिर आपको ये लगता है कि कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, है ना। तो लेकिन फिर आप देखते हैं कुछ टाइम बाद, जैसे ही आपने पकड़ लिया ट्रेन, इमरजेंसी खत्म हो गई, अब क्या होता है, आपकी बॉडी के सारी चीजों को नॉर्मल करना होता है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और आपकी स्वेट जो ग्लैंड है वहां से स्वेट निकालेगा, ठीक है, आपकी हार्ट बीट को कम करेगा, रेस्पिरेटरी रेट को कम करेगा, बॉडी को नॉर्मल सिचुएशन में डालेगा, ठीक है। तो इसकी ओरिजिन अगर हम बात करें तो क्रेनियोसैक्रल इन ओरिजिन है बच्चों, और एक्टिव होता है ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो बॉडी की एक तरह से हाउस कीपिंग भी है, ठीक है, बॉडी को नॉर्मल करने वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये चीजें आई होप सो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आजा भाई, ठीक है, यहां पर देखो, ये चीज हमने पढ़ ली, ठीक है, ये हमने पूरा पढ़ लिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर देखिए, अब कुछ चीजें हमें समझनी है, क्या सर? हमारी बॉडी में जो ऑर्गन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, है ना। जैसे मैं आपको बोलूं, क्या ये एक ऑर्गन है? जी हाँ सर। अब यहां पर हमारा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये मेरा एक ऑर्गन, आपने यहां पे टच किया तो यहां से सिग्नल कहां तक जाएगा? मेरे ब्रेन तक जाएगा। तो जो न्यूरॉन या नर्व सिग्नल लेकर के आ रही है मेरे सीएनएस तक, ध्यान से सुनो, ये मेरे बॉडी का एक ऑर्गन है, यहां से अगर कोई सिग्नल ला रही है नर्व, ठीक है, मेरे कहां तक? सीएनएस, तो उसको मैं बोलूंगा अफरेंट या फिर सेंसरी नर्व फाइबर। अब क्या हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा? उस सिग्नल को पहचानेगा, ढूंढेगा कि क्या ऐसा मुझे पहले भी मिल चुका है, क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए, भागना चाहिए, या फिर सिंपली एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करेगा, किसी ऑर्गन तक फिर से सिग्नल देगा। तो यहां से जो अब सीएनएस से किसी ऑर्गन तक सिग्नल जो जा रहा है, वो सिग्नल को ले जाने का काम किसका होगा बच्चों? इफरेंट या फिर मोटर नर्व फाइबर का। तो 2 तरह के नर्व फाइबर हो गए। कैसे? ध्यान से सुनो, आपने मुझे सपोज करो ऐसे एक पिन थी, ऐसे चुबा दी तुमने, तो यहां से सिग्नल तुरंत मेरे ब्रेन तक आएगा। मेरा ब्रेन सोचेगा अच्छा अच्छा, ये मुझे पिन चुबा रहा है, तो ये मुझे मारना चाहता है या चोट पहुंचाना चाहता है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, यहां से फिर सिग्नल जाएगा, इस हाथ से मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, है ना। तो होगा क्या, ध्यान से सुनो, यहां जब आपने मुझे पिन चुभाई तो उस टाइम पे यहां से जो सिग्नल लाया वो कौन सा था? अफरेंट या सेंसरी नर्व फाइबर। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अब सिग्नल फिर से जा रहा है, कहां तक? इस ऑर्गन तक, और इससे मैंने तुम्हें थप्पड़ लगा दिया। तो यहां से सिग्नल जो जा रहा है, कौन लेकर के जा रहा है? इफरेंट या फिर मोटर नर्व फाइबर। जो ला रहा है अफरेंट, जो ले जा रहा है इफरेंट। ई फॉर एग्जिट, ई फॉर बाहर जाना, ठीक है, ऐसे इफरेंट। ओके, अच्छा, तो ये जिस ऑर्गन से मैं काम कर रहा हूं, है ना, जिससे मैंने रिएक्शन दिया, ये इफेक्टर भी इसको आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इफेक्टर, ठीक है, जिससे मैं इफेक्ट दिखा रहा हूं, रिस्पॉन्स शो कर रहा हूं। अब इसी चीज का एक्सटेंडेड वर्जन यहां पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है सर? ध्यान से सुनिए, इसी चीज का एक्सटेंडेड वर्जन यहां पे लिखा गया है मेरे बच्चों। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यहां पर देखिए, सेम चीज यहां पर आपको फिर से वही फ्लो चार्ट है, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल दूसरा है। क्या सर दूसरा है? ध्यान से सुनिए, हमारी बॉडी में वॉलेंट्री ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हमारी स्केलेटल मसल, ठीक है। हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री ऑर्गन होते हैं, जैसे हमारा हार्ट हो गया, ग्लैंड हो गई, स्मूथ मसल्स हो गई, ठीक है। हमारे पास क्या प्रेजेंट है बेटा? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक साथ मिलाकर हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ध्यान से सुनिए, अब क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलेगी उसको मैं क्या बोलूंगा? स्पाइनल नर्व बोलूंगा, ठीक है। क्या बोलूंगा? स्पाइनल नर्व बोल दिया मैंने। जो मेरे ब्रेन से नर्व निकलेगी उसे मैं क्या बोल दूंगा? क्रेनियल नर्व बोल दूंगा। क्या इतना समझ में आया? बिल्कुल सर। अब ध्यान से सुनिए, तो जो स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व मेरे इनवॉलेंट्री ऑर्गन तक जा रही है, क्या मैं उसे बोल सकता हूं एएनएस, ऑटोनोमियल नर्वस सिस्टम? बोलो,
क्या मैं इसे बोल सकता हूं ANS, ऑटोनोमियल नर्वस सिस्टम? बिल्कुल, क्योंकि इनवॉलेंट्री ऑर्गन तक जा रही है। क्या मेरे ब्रेन की और स्पाइनल की नर्व जो वॉलेंट्री ऑर्गन तक जा रही है उसे मैं बोल सकता हूं सोमैटिक नर्वस सिस्टम? जी हां। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमियल नर्वस सिस्टम दोनों को ही कलेक्टिवली मैं क्या बोल दूंगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसी बात को एनसीईआरटी फिर से कहती है क्या? नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर विच कनेक्ट CNS टू बॉडी ऑर्गन। बात तो वही है सर, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। अब सवाल यह है सर कि जो नर्व होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, वो क्या है ना? जो न्यूरॉन होते हैं वो क्या है? ध्यान से सुनिए। जो न्यूरॉन की अगर मैं बात करूं या नर्व सेल की बात करूं तो ये क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं न्यूरल सिस्टम की, पहली चीज, ठीक है। इनकी अगर मैं पार्ट की बात करूं तो इनमें 3 पार्ट होता है बच्चों। सेल बॉडी, जिसको हम साइटोन भी कहते हैं या फिर पेरिकैरियन कह सकते हैं, डेंड्राइट होता है और एक्सॉन होता है। डिटेल स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे। अब ये जनरली बहुत सारे टाइप के होते हैं। एनसीईआरटी में तो सिर्फ 3 ही दिए गए हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन दिए गए हैं, बट यहां पर मैंने अलग अलग टाइप के सारे न्यूरॉन लिख दिए हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए। जैसे आप देखिए यहां पर मैंने लिखे हैं कितने? मैंने लिखे हैं आपके सामने सर, नॉन पोलर, यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन। सर कैसे होते हैं? ध्यान से सुनिए। जो न्यूरॉन होता है बच्चों, मैंने आपको बताया ये ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो इस पार्ट को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट, है ना, डेंड्राइट कहते हैं। इसको हम कहते हैं साइटोन। ध्यान से सुनिए, सबको समझ में आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं डेंड्राइट, ठीक है। इसको डेंड्राइट कहते हैं, नीचे साइटोन हो गया। इसको कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन। क्लियर? अभी के लिए बस इतना ही समझो आप, इसी से ये चीजें समझ में आ जाएगी। तो नॉन पोलर का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा न्यूरॉन जिसमें सिर्फ साइटोन प्रेजेंट हो, है ना। आप इसमें देखेंगे ना ही इसमें एक्सॉन है ना ही इसमें डेंड्राइट है, ओनली क्या प्रेजेंट है बच्चों? साइटोन। तो इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों? नॉन पोलर। ये किस में प्रेजेंट था बताइए? हाइड्रा में, क्योंकि हाइड्रा में पहली बार बना था न्यूरॉन। सही है, याद आ रहा है आपको? बिल्कुल। यूनिपोलर का क्या मतलब हुआ? यूनिपोलर का मतलब ये हुआ सर, ये साइटोन है, ये साइटोन है सर, इसमें से एक निकल गया सर एक्सॉन, है ना, ये एक्सॉन निकल गया। मतलब क्या? साइटोन किसके साथ होगा? एक एक्सॉन के साथ होगा, लेकिन इसमें डेंड्राइट नहीं होंगे। तो ये कैसा हो गया? यूनिपोलर। स्यूडो यूनिपोलर क्या हुआ? ध्यान से सुनिए। स्यूडो यूनिपोलर का मतलब ये हुआ कि एक साइटोन है, यहां से एक ही एक्सॉन है, ठीक है, लेकिन यही एक्सॉन आगे चल के डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में। तो दिख तो रहा है 2 टाइप का, लेकिन है एक ही एक्सॉन। तो इसको हम स्यूडो यूनिपोलर कहते हैं। अच्छा, यूनिपोलर कहां प्रेजेंट होगा बेटा? अर्ली एम्ब्रियो में प्रेजेंट होगा। स्यूडो यूनिपोलर डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया में प्रेजेंट होगा। किसके? स्पाइनल कॉर्ड के, ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसको याद रखना, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। बाइपोलर क्या होता है? बाइपोलर क्या होता है उसको भी समझ लो आप। बाइपोलर का मतलब ये हुआ कि एक साइटोन है, क्या हो रहा है, ठीक है, एक साइटोन है, ये देखो सर, एक साइटोन है, एक एक्सॉन है, इसके ऊपर क्या है? एक आपका मिल गया सर, ये देखो, एक डेंड्राइट। तो एक डेंड्राइट हो गया, एक साइटोन हो गया, एक एक्सॉन हो गया। तो इसको हम बोलते हैं बाइपोलर। इसके 2 पोल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, एक रिसेप्टिव है, एक आपका ट्रांसमिशन है, ठीक है। अच्छा, तो बाइपोलर न्यूरॉन कहां प्रेजेंट होता है? रेटिना ऑफ आई में। हमारी आंखों की जो रेटिना होती है, जो देखने में हेल्प करती है, जहां पे हमारे फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं, रॉड एंड कोन्स, वहां पे प्रेजेंट होती है। मल्टीपोलर का मतलब क्या हुआ? ये जो डेंड्राइट है बहुत सारे हो जाएं, है ना, बहुत सारे डेंड्राइट हो जाएं, तो इसको मैं बोलूंगा मल्टीपोलर न्यूरॉन। बस यही, ठीक है। ऐसे ये देखो, ये है मल्टीपोलर न्यूरॉन, ये है साइटोन, ये बहुत सारे डेंड्राइट, ये नीचे की तरफ क्या? एक्सॉन। समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन कहां होगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन में, ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? जो एनसीईआरटी में चीजें दी गई हैं, पढ़ना पूरा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें हैं एनसीईआरटी में, इधर उधर दूसरे चैप्टर्स में। तो यहां पर मैंने एक ट्रिक लिख दी है। क्या ट्रिक है सर?
एक बच्चे की दो आंखें और ब्रेन में मल्टीपल लोचा, मतलब क्या सर? एक बच्चे की दो आंखें और ब्रेन में मल्टीपल लोचा। तो एक बच्चा, एक मतलब क्या होता है बताइए? एक, एक के लिए हम साइंस में टर्म यूज करते हैं यूनी। तो यूनिपोलर जो न्यूरॉन हैं वो किसमें होंगे? बच्चे में होंगे। बच्चा क्या होता है सर? अर्ली इम्ब्रियो, है ना, अर्ली इम्ब्रियो में प्रेजेंट होगा, है ना। यूनिपोलर न्यूरॉन कहां प्रेजेंट होंगे? अर्ली इम्ब्रियो में प्रेजेंट होंगे। फिर मैं बात करूं अगर एक बच्चे की दो आंखें, दो क्या होता है सर? दो के लिए हम साइंस में एक टर्म यूज करते हैं बाई। तो यानी बाईपोलर न्यूरॉन कहां होगा? बाईपोलर आंखें, आंखों में ही क्या होता है? रेटिना। तो मैं लिख देता हूं रेटिना ऑफ आई। क्लियर है बच्चों? फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि ब्रेन में मल्टीपल लोचा, ब्रेन, ब्रेन में क्या है? मल्टीपल, मल्टी, मल्टी मतलब क्या? मेनी, मतलब क्या? मल्टीपोलर। मल्टीपोलर न्यूरॉन कहां होते हैं? तो बताइए ब्रेन में। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। ठीक है बच्चों, ये है आपके सामने ट्रिक। ठीक है, तो आपको बस इतना बोलना है, एक बच्चे की दो आंखें और ब्रेन में मल्टीपल लोचा, हो गया है। ठीक है, यही एनसीईआरटी में दिया गया, ट्रिक नहीं, बस यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। ठीक है, अच्छा कुछ और चीजें नोट डाउन कर लिया आपने? स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट लिया बच्चों? ठीक है, अब यहां पर आपके सामने मैंने ये डायग्राम कुछ रखे हैं मैंने। देखिए यूनिपोलर कैसा होता है, बाइपोलर कैसा होता है, मल्टीपोलर कैसा होता है, स्यूडो यूनिपोलर आप देख लीजिए। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब सवाल है सर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो यहां पर देखिए ये भयानक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सर, यही है मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, अच्छा इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें, बड़ी बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए आप, ये जो निकले हुए हैं बहुत सारे ऐसे, ये वाले, ठीक है, इनको मैं कहता हूं डेंड्राइट्स। ये पूरा जो पोर्शन है यहां से यहां तक, ये क्या है बच्चों? एक्सॉन। ठीक है, ये नीचे की तरफ आप देखेंगे साइनेप्टिक नोब दिखती है। ठीक है, और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, इनको हम बोलेंगे साइटॉन या सेल बॉडी। क्लियर है? क्या समझ पा रहे हैं? जी हाँ। अब ध्यान से सुनिए, होता क्या है मेरे बच्चों, होता क्या है जो आपको जानना है। कभी भी सिग्नल जो है वो डेंड्राइट से आता है। कहां से आता है? डेंड्राइट से आता है सर। ठीक है, सिग्नल पहले कौन रिसीव करेगा? डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट। डेंड्राइट से जो सिग्नल होगा वो कहां तक जाएगा? साइटॉन, या फिर हम इसी को बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, अब साइटॉन या सेल बॉडी किसको देगा बच्चों? एक्सॉन को देगा। ठीक है, एक्सॉन से कहां जाएगा? एक्सॉन टर्मिनल के पास। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल के पास। एक्सॉन टर्मिनल से किसको पास जाएगा? साइनेप्टिक नोब के पास। साइनेप्टिक नोब के पास। साइनेप्टिक नोब से सिग्नल फिर से किसके पास जाएगा? डेंड्राइट्स, डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन, है ना, किसी दूसरे न्यूरॉन में चला जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो इंपल्सेस होती हैं, जो सिग्नल होता है वो कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। तो ये फ्लो चार्ट अगर आपको समझ में आया तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ओके, इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम को हम सिंगल पेज पे थोड़ा सा हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। यहां पर देखिए बच्चों, ठीक है, यहां पर देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखिए, बड़ी डिटेल, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है यहां पे, हल्के में मत लेना इसको। ठीक है, डायग्राम मतलब बायोलॉजी मतलब डायग्राम। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखो। अब मैं कहता हूं सर कुछ चीजें समझिए आप। यहां पर है बच्चों डेंड्राइट, जिसमें प्रेजेंट होते हैं क्या? निसल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये है निसल्स ग्रेन्यूल। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? निसल्स ग्रेन्यूल। अब ये जो निसल्स ग्रेन्यूल होते हैं, इनमें होते हैं सेल ऑर्गेनेली, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं। मेनली क्या होता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब राइबोसोम को ही हम जनरली कहते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब ये सर कि जहां जहां राइबोसोम होगा वहां वहां प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा।
ठीक है सर। और ये सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रेजेंट कहां होगा बताइए बच्चों, कहां पे प्रेजेंट होगा, साइटोन में होगा और डेंड्राइट्स में होगा, वाइल एब्सेंट इन एक्सॉन एंड एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक क्या होता है वो हम जानेंगे, ठीक है। बाकी हर जगह एब्सेंट होगा, सिर्फ दो ही जगह प्रेजेंट होगा, डेंड्राइट में और साइटोन यानी सेल बॉडी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देख पा रहे हैं ये जो पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, इसको हम कहते हैं बच्चों साइटोन या सेल बॉडी। इसमें भी क्या प्रेजेंट होंगे, नीसल्स ग्रेन्यूल, और इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है क्या, न्यूक्लियस। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बच्चों? जी सर, बहुत अच्छे। यहां पर देखो बच्चों, आगे देखते हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर मैं नीचे की तरफ थोड़ा जाऊं, थोड़ा सा मैं अगर नीचे की तरफ जाऊं, तो हमें देखने को मिलता है ये जो साइटोन है, ये जो साइटोन है, साइटोन के नीचे आप देखेंगे इस पार्ट को, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलॉक। ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है। क्यों सर? ध्यान से सुनिए, ऐसे है ये न्यूरॉन, ये डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट बहुत सारे, तो बहुत सारे डेंड्राइट हैं तो कैसा है, मल्टीपोलर न्यूरॉन है, ठीक है। ये साइटोन हो गया, तो इधर से भी सिग्नल आ रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, हर तरफ से सिग्नल किधर आ रहा है, साइटोन के पास। पूरा सिग्नल फिर यहां से होकर के जाएगा ना, तो इसी पोर्शन से होकर के जाएगा, तो इस पोर्शन को हम बोलते क्या, एक्सॉन हिलॉक। ये सबसे ज्यादा यहां पे सिग्नल आके इकट्ठा होता है, इसलिए मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है किसी भी न्यूरॉन का, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिए। आगे क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सिंपली एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनिए। अब ये जो आप पोर्शन आप देख पा रहे हो, ये जो पोर्शन पूरा देख पा रहे हो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये देखो, अब ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो पूरा यहां से यहां तक, इसको मैंने क्या बोला था, एक्सॉन, ठीक है। क्या बोला था हमने, एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन की जो कवरिंग होती है बच्चों, एक्सॉन की जो कवरिंग होती है उसको मैं क्या बोलूंगा, एक्सोलेमा। क्या बोलूंगा मैं, एक्सोलेमा, ठीक है। एक्सोलेमा क्या है, एक्सॉन की कवरिंग है। फिर हम देखते हैं इसके ऊपर कुछ स्वॉन सेल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। स्वॉन सेल प्रेजेंट होती हैं, ये स्वॉन सेल सिर्फ किस में प्रेजेंट होगी, पीएनएस में प्रेजेंट होगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सीएनएस में ये क्या होती हैं, एब्सेंट होती है। अब यही स्वॉन सेल क्या बनाती है बच्चों, माइलिन शीथ बनाती है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये जो ब्राउन कलर की आप देख पा रहे हैं, ये है माइलिन शीथ, ठीक है। अब ये माइलिन शीथ जो होती है एक इंसुलेटर लेयर है। मतलब क्या, ध्यान से सुनो, सपोज करो ये देखो, ये है एक मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है, ये डेंड्राइट्स, ये साइटोन, ठीक है। फिर नीचे की तरफ आप देखिए, ये माइलिन शीथ है, ये पट्टा देख रहे हो ना, ये माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ को बना कौन रहा है, स्वॉन सेल, ठीक है। तो क्या ये माइलिन शीथ है, इसमें तो मैं बोलूंगा माइलिनेटेड नर्व फाइबर हो गया ये, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, तो स्वॉन सेल सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। माइलिन शीथ कैसी है, इंसुलेटर है। जैसे वायर होता है ना, वायर, तो वायर में कोटिंग होती है ना ऊपर से प्लास्टिक की, जिससे क्या हो, सिग्नल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड ना हो सके, फैल ना सके, सिग्नल प्रॉपर जाना चाहिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर जाना चाहिए। उसी तरह यहां पर भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, इंसुलेटर लेयर होती है। जो सीएनएस होता है, ध्यान से सुनिए, अगर आप देखें यहां पर देखो बच्चों, सीएनएस में ये माइलिन शीथ कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, है ना, ओलिगोडेंड्राइट जो सेल होती हैं वो बनाती हैं। जबकि मैं बात करूं पीएनएस में कौन बनाता है, स्वॉन सेल बनाती है इस माइलिन शीथ को। फिर नीचे की तरफ आप देखें, ये जो माइलिन शीथ है बच्चों, ये जो माइलिन शीथ है, ध्यान से देखिए, मैं माइलिन शीथ को मेंशन करता हूं। एक माइलिन शीथ यहां से यहां तक हो गई, दूसरी माइलिन शीथ यहां से यहां तक, तीसरी माइलिन शीथ यहां से यहां तक, चौथी माइलिन शीथ यहां से यहां तक। अब माइलिन शीथ के बीच में आप देखेंगे कुछ गैप प्रेजेंट होता है, यहां पर देखिए गैप प्रेजेंट होता है, ठीक है। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है वहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है जनरली, तो उसको मैं बोलता हूं नोड ऑफ रनवियर, है ना। क्या बोलूंगा मैं, नोड ऑफ रनवियर, ठीक है। वहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ब्लू कलर की स्वॉन सेल मैंने दिखा रखी है, इसके ऊपर भी कवरिंग होती है ना, स्वॉन सेल के ऊपर भी कवरिंग होती है। जो कवरिंग होगी स्वॉन सेल की उसे मैं क्या बोलूंगा, न्यूरीलेमा, ठीक है, कवरिंग ऑफ स्वॉन सेल। अब स्वॉन सेल सिर्फ और सिर्फ पीएनएस में प्रेजेंट थी, तो न्यूरीलेमा भी सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट होगी, पीएनएस में प्रेजेंट होगी सर। सीएनएस में क्या होगी, एब्सेंट होगी। क्लियर है बच्चों, बहुत अच्छे। अब हम देख पाते हैं कि नीचे की तरफ
एक्सॉन नीचे की तरफ आता है, ये इंड की तरफ है तो इसी को बोलते हैं हम एक्सॉन टर्मिनल। नीचे की तरफ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं, इन दोनों को देखिए, इन दोनों को बोलते हैं क्या हम, साइनेप्टिक नोब। अब इन साइनेप्टिक नोब में प्रेजेंट होते हैं बेटा कुछ वेसिकल्स, है ना, इसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। इन वेसिकल्स में कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। इसमें प्रेजेंट होते हैं, भरे होते हैं क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है क्या, सिनेप्टिक नोब जो होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर किसमें होंगे, वेसिकल्स में होंगे, सिनेप्टिक वेसिकल्स में। अब ये टू टाइप के हो सकते हैं, या तो एक्साइटेटरी हो सकते हैं, सिग्नल को आगे भेजें, या तो ये इनहिबिटरी हो सकते हैं, यानी कि सिग्नल को रोक दें। एक्साइटेटरी जो होते हैं वो हैं एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, एसिटाइल कोलिन। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एसिटाइल कोलिन, इसको याद रखना। जो इनहिबिटरी हैं वो कौन कौन से हैं, गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, डोपामिन, सेरोटोनिन और ग्लाइसिन। ठीक है बच्चों, इसको याद रखना। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बट पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एनसीईआरटी सिर्फ एसिटाइल कोलिन के बारे में कहती है। क्लियर है, इस चीज को याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये तो मल्टीपोलर न्यूरॉन हमको समझ में आ गया सर, है ना। मल्टीपोलर न्यूरॉन हमको समझ में आ गया। कुछ और चीजें जैसे, अब आखिर इंपल्स जनरेट कैसे होती है ना। एक जगह से सिग्नल जो है वो दूसरी जगह जाता कैसे है, एक न्यूरॉन से दूसरी जगह न्यूरॉन सिग्नल कैसे भेज देते हैं वो हमें जानना है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे कहूं, यहां पर ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ये एक न्यूरॉन है बच्चों, ये एक न्यूरॉन है ना, और दूसरा न्यूरॉन यहां पर है। अब यहां से सिग्नल जो है ऐसे आता है और ऐसे टच करेगा तो ये वाला सिग्नल भी ऐसे घूमेगा और यहां से ऐसे जाएगा। समझ पा रहे हो क्या। तो आखिर यहां से सिग्नल यहां तक आया कैसे, इस डेंड्राइट से सिग्नल इस एक्सॉन टर्मिनल तक कैसे आया वो हमें जानना है। तो कुछ मैकेनिज्म होती है, कुछ चीजें होती हैं, उसके थ्रू सिग्नल आता है। सबसे पहली चीजें आपको कुछ जान लेनी है। क्या सर, आपको जान लेना है कि न्यूरॉन जो होते हैं वो एक्साइटेबल सेल होती हैं, है ना, एक्साइटेबल सेल होती हैं बिकॉज इनकी जो मेम्ब्रेन होती हैं वो पोलराइज स्टेट में रहती हैं, है ना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है न्यूरॉन की वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। व्हाट आर मीन बाय सेलेक्टिवली परमिएबल, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ ऐसे आयन होते हैं जो इनके अक्रॉस जा सकते हैं, इनके अंदर जा सकते हैं या इनसे बाहर आ सकते हैं। हर एक आयन नहीं, ठीक है, सभी को ये अंदर बाहर आने जाने नहीं देते, कुछ को ही आने जाने देते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन जो होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल उस पर प्रेजेंट होते हैं। अब वो आयन चैनल कौन कौन से हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ध्यान से देखिए आप। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है मेरे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया तो आपको कंडक्शन समझ में आ जाएगा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ जो न्यूरॉन है, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरे बच्चों ये है साइटॉन, है ना, ये है डेंड्राइट, तो यहां से ये देखिए एक्सॉन निकला है, ये एक्सॉन ऐसे है, ठीक है, ये है सिनेप्टिक नोब। क्या समझ पा रहे हैं, ये क्या है बच्चों, एक्सॉन। ठीक है, ये क्या है सर, साइटॉन। ये क्या है, डेंड्राइट्स, है ना, डेंड्राइट। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इस पर्टिकुलर साइटॉन से सिग्नल कैसे आगे की तरफ जा रहा है, मुझे यही जानना है। तो मैं क्या करता हूं, कुछ सिंपल सी मैकेनिज्म, मैं ये पहले जान लेता हूं कि इस पर्टिकुलर एक्सॉन की मेम्ब्रेन पर यहां पर कौन कौन से आयन चैनल प्रेजेंट हैं वो मैं जान लूं, जिसकी हेल्प से मुझे आगे चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने लिखा है टाइप ऑफ चैनल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। तो 3 टाइप के चैनल होते हैं। पहला कौन, सोडियम पोटेशियम पंप, दूसरा है लीकी चैनल्स एंड वोल्टेज गेटेड चैनल। ध्यान से समझिएगा आप, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है ये ओपन कब होता है, रेस्टिंग कंडीशन में, मतलब जब कोई सिग्नल नहीं मिलता हमें तब ये ओपन रहता है सोडियम पोटेशियम पंप। लेकिन ये क्लोज हो जाता है जब हमें कोई स्टिमुलस मिलता है, यानी हमारे न्यूरॉन को जब कोई स्टिमुलस यानी सिग्नल मिलता है। लीकी चैनल जो होते हैं वो 2 टाइप के होंगे, ये ऑलवेज ओपन होंगे, नाम ही है लीकी, लीक होते रहेंगे इनसे। क्या, सोडियम लीकी चैनल एंड पोटेशियम लीकी चैनल।
ठीक है। वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्ट करंट से मतलब है, मतलब जब इनको कोई सिग्नल मिलेगा तभी ये ओपन होंगे, बाकी ये क्लोज रहेंगे। ध्यान से सुनिए, तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं। याद रखिएगा, ओनली ओपन व्हेन गेट स्टिमुलस एंड क्लोज ड्यूरिंग रेस्टिंग, यानी नो स्टिमुलस, जब स्टिमुलस नहीं मिलेगा तो ये क्लोज रहेंगे। समझ पा रहे हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोमेंट होगा आयंस का वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा आईसीएफ और ईसीएफ में। मतलब क्या, ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे बोल दूं यहां पर मेरे बच्चों 100 लीटर वाटर है इस टंकी में, और यहां पर दूसरी टंकी है, ये टंकी ए हो गई, ये टंकी बी हो गई, तो यहां पर सपोज करिए 50 लीटर ही वाटर है। अब दोनों को मैंने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, तो होगा क्या, यहां पर सर ए वाले में पानी ज्यादा है, बी वाले में पानी कम है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं सर यहां पर हाई है, यहां पे प्रेशर लो है। तो अब क्या होगा, ए से बी की तरफ वाटर जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक यहां पर 75 ना हो जाए और यहां पर भी 75 ना हो जाए। समझ पा रहे हैं क्या, तब तक ए से बी तक पानी जाता रहेगा। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल। अब हमें क्या समझ लेना है, अब हमें क्या समझ लेना है, ध्यान से सुनो। यहां पर जो मैंने न्यूरॉन बनाया था बच्चों, इधर आ जा, यहां पर जो मैंने न्यूरॉन बनाया था, ये था साइटोन, ये था डेंड्राइट, ये था हमारा एक्सॉन, है ना, ये था हमारा एक्सॉन। ध्यान से सुनिए, तो मैंने बोला था कि इस एक्सॉन पर कितने चैनल हैं, वी ऑलरेडी नो। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं, अगर मैं इस पर्टिकुलर इस पार्ट को कट कर लूं, एक्सॉन के इस पार्ट को कट कर लूं यहां से यहां तक, तो मुझे पता चल जाएगा कि इधर से इधर तक सिग्नल कैसे जाते हैं। समझ पा रहे हो? तो मैं इसी चीज को, ये जो सेगमेंट मैंने ब्लू कलर में बनाया, इसको मैं ऐसे करके ऐसे बना दूं, जूम इन कर दूं, तो ये ऐसा दिख जाएगा। तो ये न्यूरॉन की देखो, ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन हो गई, ये नीचे वाली मेम्ब्रेन हो गई। क्या समझ पा रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, क्या न्यूरॉन एक सेल है? जी हाँ, सेल है, तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा। अब साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर होता है उसको मैं बोलता इंट्रा, है ना, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा मतलब क्या होता है, इनसाइड, सेलुलर मतलब क्या, सेल। तो जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है मैं उसको क्या बोलूंगा, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, जो सेल के बाहर होगा फ्लूइड उसे मैं बोलूंगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ईसीएफ। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, जरूरी यह है कि मैं इसको सिंगल पेज पे ले लूं, है ना, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। यहां पर ध्यान से देखिए, तो होता क्या है, किया मैंने क्या, ध्यान से सुनिए, होता क्या है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूरॉन हमने कट कर लिया, ये एक्सॉन का ये ऊपर वाला मेम्ब्रेन, ये नीचे वाला मेम्ब्रेन। तो मतलब ओवरऑल मैं ये बोल रहा हूं कि न्यूरॉन के अंदर ये क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, जिसको मैं एक्सोनल मेम्ब्रेन भी कह सकता हूं। इसके अंदर जो फ्लूइड होगा, साइटोप्लाज्म होगा, मैं उसको बोलूंगा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो इसके बाहर होगा उसके मैं क्या बोलूंगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कंसंट्रेशन बस आपको याद होना चाहिए, बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा क्या होता है बच्चों, सोडियम, कम क्या होता है, पोटेशियम। जबकि इसका उल्टा होता है कहां पर, आईसीएफ में। ठीक है, आईसीएफ में यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, ज्यादा होता है पोटेशियम और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड भी होगा, और क्या होते हैं, लेस क्या होता है, सोडियम। तो क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो क्या मैं ये कह रहा हूं सोडियम बाहर ज्यादा है तो वो सोडियम अंदर आना चाहिए था? जी हां। अंदर पोटेशियम ज्यादा है तो पोटेशियम बाहर जाना चाहिए था, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो हमेशा हायर टू लोअर मूव करता है। जी हां, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिए। क्या ट्विस्ट है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा चालाकी करती है ना। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला क्या है, रीपोलराइजेशन, है ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, है ना। पहला क्या है, पोलराइजेशन, जिसको हम कहते हैं -70 मिली वोल्ट का करंट इसमें दौड़ता है। दूसरा प्रोसेस है डीपोलराइजेशन, जिसको हम एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, जिसमें हमें सिग्नल मिलता है तो कैसे चलता है, ये होता है +45 मिली वोल्ट करंट इसमें होता है। तीसरा जो स्टेप होता है वो है रीपोलराइजेशन। ये कैसे होता है, ध्यान से सुनिए, कैसे होता है, ध्यान से सुनिए। मैं आपको बस एक चीज बोलूं, यहां पर सारी चीजें मैंने लिखी हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, आप समझिए। जब कोई भी सिग्नल नहीं मिलता है ना, ये हमारी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है,
ध्यान से सुनिए, ये पूरी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, ध्यान से सुनिए, ये पूरी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया है, एक्सोनल मेम्ब्रेन, ठीक है सर। अब होता क्या है, इस पे देखिए सारे चैनल प्रेजेंट है ना। बाहर की तरफ ECF है, उसमें सोडियम ज्यादा है, पोटेशियम कम है। अंदर की तरफ ICF है, यहाँ पे पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा है, और लेस क्या है हमारे पास, सोडियम, ठीक है सर। एक चीज हमको और पता है, क्या सर, इस पर मेरे बच्चों आप देखेंगे तो यहां पर सारे चैनल प्रेजेंट है। पोटेशियम लीकी चैनल प्रेजेंट है, ठीक है। सोडियम लीकी चैनल भी प्रेजेंट होगा, देखिए यहाँ पे सोडियम लीकी चैनल प्रेजेंट है, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप भी प्रेजेंट है, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल भी प्रेजेंट है। तो पहले हमें क्या देखना है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, है ना, यानी पोलराइजेशन कैसे होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब कोई हमारे न्यूरॉन को सिग्नल नहीं मिलता है, उस केस में याद रखें, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, याद रखें, मैं यहां पे लिख देता हूं, रेस्टिंग कंडीशन में, है ना, रेस्टिंग कंडीशन में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन है वो परमिएबल होती है, किसके लिए बच्चों, पोटेशियम आयन के लिए, जबकि नियरली इम्परमिएबल होती है, एनसीईआरटी कहती है नियरली इम्परमिएबल, किसके लिए बच्चों बताइए, सोडियम आयन के लिए। इम्परमिएबल नहीं कहती लगभग ना के बराबर परमिएबल होगा, क्या, सोडियम। तो होता क्या है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिए, अब क्या होगा, जब कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है तो ये परमिएबल रेस्टिंग कंडीशन है, यानी ये किसके लिए परमिएबल बताइए, पोटेशियम के लिए। तो पोटेशियम क्या होता है, बहुत सारे पोटेशियम आयन क्या होंगे, यहां से बाहर की तरफ निकल जाएंगे, क्यों, क्योंकि ICF में देखिए आप पोटेशियम ज्यादा है, बाहर की तरफ कम है, तो यहां पे हाई कंसंट्रेशन है, इधर से बाहर चला गया। लेकिन सोडियम भी अंदर आना चाहिए था, लेकिन नहीं आता बहुत सारा, क्यों, क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, न्यूरॉन की, वो कैसी है रेस्टिंग कंडीशन में बताइए, इम्परमिएबल है, किसके लिए, सोडियम के लिए। तो अब सोडियम बहुत सारा अंदर नहीं आ पाता, बस 1 या 2 ही आ पाता है, यानी बहुत ही कम आ पाता है। क्या ये चीजें समझ में आ गई आपको, बिल्कुल। तो यहां पे एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। अब इसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है बच्चों, ये सोडियम पोटेशियम पंप ओपन रहेगा, मैंने पहले ही बताया था, सोडियम पोटेशियम पंप रेस्टिंग कंडीशन में ओपन रहता है, जब सिग्नल मिलता है तो क्लोज हो जाता है। तो होता क्या है, होता ये है मेरे बच्चों, ये सोडियम पोटेशियम पंप कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए, सब कुछ मेंटेन करने के लिए क्या करता है, ICF से, इंट्रासेलुलर फ्लूइड से 3 सोडियम को उठा करके बाहर फेंक देता है, और 2 पोटेशियम आयन को बाहर से अंदर की तरफ लाता है, बाई एक्टिव प्रोसेस। जी हाँ, ATP कंज्यूम करता है, क्योंकि कंसंट्रेशन के अगेंस्ट चल रहा है। यहां पर चीजें ऑलरेडी, सोडियम ऑलरेडी ज्यादा है, और उधर की तरफ धक्का मार के भेजना है 3 लोगों को, तो एनर्जी तो ज्यादा लगानी पड़ेगी, है ना। इसलिए ATP कंज्यूम होती है किसमें बताइए, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू ATP कंज्यूम होती है। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या हो गया, पहले सोडियम बाहर ज्यादा था, अब और भी ज्यादा सोडियम बाहर फेंक दिया तो और भी ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से बाहर की तरफ आप देखेंगे इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज आ जाता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन के। यही, इसी कंडीशन को कहते हैं हम क्या, पोलराइजेशन। समझ पा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। अब पोलराइजेशन हो गया मेरे बच्चों, पोलराइजेशन हो गया। अब दूसरी कंडीशन है क्या, डीपोलराइजेशन, मतलब एक्शन पोटेंशियल। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिए, इसमें उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा सर, ध्यान से सुनिए। अब मैं ये कहता हूं मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिए, मैं बस चीजें रख रहा हूं आपके सामने, ध्यान से सुनिए। अब होता क्या है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एक चीज हमको पता है कि रेस्टिंग कंडीशन में ये चीजें थी, बाहर की तरफ पॉजिटिव था, अंदर की तरफ क्या था बताइए, अंदर की तरफ क्या था, निगेटिव था, है ना, अंदर की तरफ क्या था, निगेटिव था, ये हमको पता है। बाहर सोडियम ज्यादा हो गया था इसलिए पॉजिटिव हो गया, अंदर की तरफ कम हो गया था, बाकी सारी चीजें पॉजिटिव आयन इसलिए निगेटिव था, ठीक। अब इस पूरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को, ये न्यूरॉन ही है, उसका एक्सॉन, उस पर मैंने कुछ अलग अलग साइट ले ली। मैंने बोला सपोज करो यहां से यहां तक साइट A है, यहां से यहां तक जो है वो साइट B है एक्सॉन की, यहां से यहां तक साइट C है, बस समझने के लिए,
ठीक है। अब सपोज करो मैंने साइट ए पर ऐसे टच कर दिया, जब टच किया तो एक सिग्नल दिया क्या, जी हां, कहां पर, साइट ए पर। तो होगा क्या, जैसे ही मैं सिग्नल देता हूं यानी अब डीपोलराइजेशन होगा, तो एक चीज हमको पता है, डीपोलराइजेशन के केस में, ध्यान से सुनना, डीपोलराइजेशन उस केस में क्या था मेरे बच्चों, हमको पता है सोडियम पोटेशियम पंप क्या था, क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और क्या होगा, जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे, वोल्टेज गेटेड चैनल, या तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल या फिर पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ये क्या हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएंगे। बोलिए कहां पर, जहां पर भी आपने सिग्नल दिया है। तो आप देखिए यहां साइट ए पर आपने टच किया तो होगा क्या, यहां पर सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो क्लोज हो गया। अब क्या हुआ, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गया और सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल भी ओपन हो गया। लेकिन जब आप टच करते हैं तो क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी न्यूरॉन की, उसकी परमिएबिलिटी भी उल्टा हो जाती। अब क्या होगा, जब आपने सिग्नल दिया तो क्या होता है, सिग्नल मिलने पर क्या होता है, अब ये परमिएबल हो गया, ठीक है, पी फॉर परमिएबल हो गया, किसके लिए बताइए, सोडियम आयन के लिए। इम्परमिएबल हो गया, आईएमपी इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्परमिएबल मैंने लिखा, शॉर्ट में लिख दिया, किसके लिए बेटा, सोडियम आयन के लिए। ये भी चीजें याद रखनी है आपको, डिपोलराइजेशन में कौन सा चैनल बंद होगा, कौन सा खुलेगा, ये याद रखना है, कौन सा आयन आ सकता है या बाहर जा सकता है उसको याद रखना आपको, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ध्यान से सुनो। तो यहां पर आप देखिए सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से बहुत सारे सोडियम आयन अंदर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन पोटेशियम आयन बहुत ही कम बाहर की तरफ जा पा रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, अब बहुत सारे सोडियम आयन बाहर से अंदर की तरफ आ जाएंगे, आईसीएफ से ईसीएफ में आ जाएंगे। तो होगा क्या मेरे बच्चों, ये जो साइट ए आपको दिख रही है, इस साइट ए पर अंदर की तरफ जब बहुत सारे सोडियम आ जाएंगे तो अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, समझ पा रहे हैं, और सोडियम अंदर आ गया तो बाहर की तरफ पॉजिटिव कम हो गया, तो बाहर की तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो चीजें हो गई इस साइट ए पर, मैं इसी को बोलूंगा कि भैया यही एक्शन पोटेंशियल यानी डीपोलराइजेशन क्रिएट हो गया, यही आपका है स्टिमुलस, है ना, स्टिमुलस यानी सिग्नल क्रिएट हो गया, ठीक है, यही सिग्नल है। अब यही सिग्नल जो यहां साइट ए पर क्रिएट हुआ है, साइट ए पर क्रिएट हो गया है ना, साइट ए पर क्रिएट हो गया, यही सिग्नल यहां से साइट बी पर जाएगा, साइट बी से कहां जाएगा, साइट सी पर जाएगा, और आगे की तरफ जो टीलोडेंड्राइट्स होते हैं यहां तक जाएगा। बोलिए समझ पा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और फिर से कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी रीपोलराइजेशन की, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। आजा भाई आजा, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड बेटा। यहां पर देखिए, तो हमने एक चीज देख ली, क्या कि जब आप स्टिमुलस देते हैं, अप्लाई करते हैं एट साइट ए, ठीक है, तो क्या होता है, वहां पर क्या होगा, परमिबिलिटी ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन चेंज हो जाती है साइट ए पर। अब क्या होगा, एक्सोनल मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल हो जाएगी सोडियम आयन के लिए और नियरली इम्परमिएबल हो जाएगी पोटेशियम आयन के लिए। देखा, उल्टा हो गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन का, ठीक है। अच्छा, अब हमने देख लिया अंदर की तरफ आ गया, यहां पे सिग्नल क्रिएट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जब रीपोलराइजेशन होगा तो फिर से वही जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन वाली चीजें थी वही हो जाएंगी। कैसे, इसमें क्या होता है बच्चों, चेंज हो जाती है पोलरिटी ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन, डीपोलराइजेशन टू पोलराइजेशन, फिर से यानी रेस्टिंग स्टेट की। तो इसमें क्या होगा, इस फेज में सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे, बाकी पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन रहेगा और सोडियम पोटेशियम पंप भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर से क्या होगा, फिर से वही कंडीशन आ जाएगी अगेन। यहां पर आप देखिए, तब फिर से बाहर साइट ए पर आप देखें तो फिर से बाहर की तरफ पॉजिटिव है, अंदर की तरफ निगेटिव है, यानी फिर से पोलराइजेशन की स्टेट आ गई। लेकिन अब सिग्नल बी पर आ गया है, देखिए अंदर की तरफ पॉजिटिव दिख रहा है, बाहर की तरफ निगेटिव आ रहा है, तो यहां सिग्नल कहां पर आ गया, ये सिग्नल आ गया साइट बी पर। क्लियर, ऐसे ही ट्रांसफर होता रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल,
सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर देखिए कि आखिर ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जैसे कैसे जाता है सिग्नल। पहले तो हमने ये जान लिया कि बस न्यूरॉन के अंदर सिग्नल कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब हमें जानना है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल कैसे ट्रांसफर करता है। तो यहां पर मैंने दिखा रखा है, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए। सपोज करिए बच्चों, सपोज करिए आप, मेरे पास एक न्यूरॉन ए है, ठीक है, मेरे पास एक न्यूरॉन ए है और मेरे पास ये दूसरा न्यूरॉन बी है। तो इनके बीच में जो जंक्शन होता है उसे मैं बोलता हूं सिनेप्स। क्या बोलूंगा मैं? सिनेप्स, ठीक है। जैसे आप देखिए, ये हो गया डेंड्राइट, ये हो गया साइटॉन, ये हो गया एक्सॉन, ये हो गया इसका सिनेप्टिक नोब, ठीक है। फिर आप देखिए, ये जो दूसरा वाला न्यूरॉन है इसका ये हो गया डेंड्राइट, ये हो गया साइटॉन, ये हो गया एक्सॉन, ये हो गया सिनेप्टिक नोब, ठीक है। ये हमको पता है। तो एक चीज आप समझिए, एक चीज आप समझिए कि दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन होता है, जो चौराहा होता है, उसी को मैं बोलूंगा सिनेप्स, ठीक है। और उनके बीच में जो गैप प्रेजेंट होगा उसको मैं बोलूंगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलूंगा? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। अब याद रखिए, इस सिनेप्स जंक्शन के पहले वाले न्यूरॉन को मैं बोलूंगा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री मतलब क्या होता है? बिफोर, पहले, सिनेप्सिस के पहले वाला न्यूरॉन। और सिनेप्सिस के बाद वाले को मैं क्या बोलूंगा? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, मतलब सिनेप्सिस के बाद वाला न्यूरॉन। क्लियर है? अब यहां से सिग्नल यहां तक आना है। कुछ चीजें एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी कहती भैया सिनेप्स क्या होता है? जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन होता है। ये बात हो गई। अच्छा, और गैप के बारे में कहती है सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है। मैंने आपको बताया कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है। प्री एंड पोस्ट, प्री और पोस्ट जो नर्व होती हैं उनके बीच में कुछ गैप प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं गैप को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। इसको हमने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए, अब ये जो टाइप ऑफ सिनेप्स होते हैं ये टू टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। इट में बी केमिकल, इट में बी इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अब जो सिनेप्स हैं वो उसको टू पार्ट में हमने डिवाइड किया है। ध्यान से देखिए आप, टाइप ऑफ सिनेप्स मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं उनके प्री और पोस्ट जो सिनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है, बहुत ही क्लोज होंगे। कितना? 3.8 नैनोमीटर तक। कितना? 3.8 नैनोमीटर। बहुत ही कम गैप होता है प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो डायरेक्टली ट्रांसमिट होती है वन न्यूरॉन से लेकर के अनदर न्यूरॉन तक। जो स्पीड ऑफ सिग्नल होती है, इंपल्स होती है, वो बहुत तेजी से जाती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहुत तेजी से जाता है। और लोकेशन की हम बात करें तो ये बॉडी में रेयरली प्रेजेंट होता है, बहुत ही कम लोकेशन पर ही प्रेजेंट होता है। जबकि मैं बात करूं केमिकल सिनेप्स की, तो डिस्टेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो होता है इसमें लार्ज होता है, यानी 20 to 40 नैनोमीटर तक हो सकता है। केमिकल करंट फ्लो जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब इसमें न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत पड़ेगी आपको। वही मैं बात करूं कि स्पीड ऑफ सिग्नल जो है वो स्लो होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था केमिकल के थ्रू क्या होता है, चीजें स्लो ट्रांसफर होती है ना, सिग्नल स्लो जाता है। लोकेशन क्या है बॉडी में? बहुत ही कॉमन है, मतलब ज्यादातर जो सिग्नल हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू यानी केमिकल सिनेप्स के थ्रू ट्रांसमिट किए जाते हैं। अब कैसे है ये, ध्यान से सुनिए। इस डायग्राम को समझने के लिए आपको मैं एक सिंपल सा डायग्राम बताता हूं, ध्यान से सुनिए। मैं कहता हूं बच्चों, मैं कहता हूं, आप समझिए, ये मेरे पास एक न्यूरॉन है, ये इसका डेंड्राइट है, ये इसका साइटॉन है। अब यहां से इसका एक्सॉन आ रहा है, ये देखो ऐसे, है ना। तो क्या मैं ये कह रहा हूं ये है इसका साइटॉन, ये है इसका साइटॉन, ये है इसका एक्सॉन, ये है इसका एक्सॉन टर्मिनल, ये है इसका साइनेप्टिक नोब। जी हां सर, बिल्कुल है। ध्यान से सुनिए, क्या मैं कह रहा हूं, अगर मेरे पास एक दूसरा न्यूरॉन हुआ, कैसा न्यूरॉन बेटा? यहां पर देखिए,
आजा, यहां पर देखो, ये एक साइटोन है ना, ये क्या है, एक साइटोन है, ठीक है। अब यहां से ये इसका एक्सॉन है, नीचे की तरफ बाकी सारी चीजें सेम, ठीक है। अब इसका जो डेंड्राइट होगा, इसका जो डेंड्राइट होगा, क्या वो ऐसे होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या? ऐसे ही प्रेजेंट होता है, ध्यान से सुनो। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये हो गया एक्सॉन, ये हो गया क्या, एक्सॉन टर्मिनल, ये हो गया क्या, सिनेप्टिक नोब, ठीक है। तो ये जो डायग्राम बनाया गया, कहां का बनाया गया, ध्यान से सुनिए, मैं आपको दिखा देता हूं। ये डायग्राम है एक्चुअल में मेरे बच्चों ये वाले पार्ट का, ध्यान से सुनिए, ये इस पार्ट का है। तो यहां पर आपको क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं, यहां पर ऊपर एक्सॉन दिखाया गया है पहले वाले न्यूरॉन का, यहां बीच में तो जंक्शन है ना, रुक जाओ रुक जाओ, भरोसा नहीं तुम्हारा, मैं दिखा दूं तुम्हें। क्या यहां पर है सिनेप्स, क्या यहां पर है सिनेप्स? जी हां सर। बीच में यहां पर होगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जी हां सर। तो मैं बता रहा हूं आपको, इसी पर्टिकुलर पार्ट को, ये जो ब्लू वाला मैंने बनाया, बस इसी पार्ट को एनसीईआरटी दिखाती है, ठीक है। तो क्या अगर ये सिनेप्स है मेरे बच्चों, ये सिनेप्स है, सिनेप्स है, तो इसके ऊपर वाला न्यूरॉन जो पहले वाला न्यूरॉन होगा, तो इसको मैं बोलूंगा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, है ना, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। इसके बाद वाले न्यूरॉन को मैं बोलूंगा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। समझ पा रहे हो? यही बनाया गया है। तो याद रखिए, ये यहां पर एक्सॉन बनाया गया है, टर्मिनल पार्ट, फिर यहां पे सिनेप्टिक नोब, ये पूरा आपको येलो से देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आप नीचे की तरफ आप देखेंगे तो डेंड्राइट बनाया गया है, ये जो मैंने ग्रीन सा बनाया है, ये डेंड्राइट है, किसका, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का। तो यहां नीचे आपको देखने को मिलता है वो, क्लियर है? तो आप देखिए, मैं यहां पे बना देता हूं, ध्यान से सुनिए। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये डेंड्राइट है। क्या है ये पूरा पोर्शन क्या है, डेंड्राइट है। ये डेंड्राइट किसका है बच्चों, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का। समझ पा रहे हैं? ये जो ऊपर वाला आप देख पा रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन देख पा रहे हैं, ये क्या है, सिनेप्टिक नोब है, सिनेप्टिक नोब है। ये सिनेप्टिक नोब किसका है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का। क्या ये समझ में आया? इतना समझ में आ गया? बोलिए, ये समझ में आया तो ही आगे चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, हमको एक चीज पता है सर कि सिग्नल कैसे ट्रांसफर होता है, सिग्नल कैसे ट्रांसफर होता है, वी ऑलरेडी नो। तो ऊपर से यहां से सिग्नल आ रहा होगा, ये एक्सॉन है, यहां से सिग्नल ऐसे चलते हुए आ रहा होगा। जब ये नीचे की तरफ आता है तो यहां पर देखिए, इसके सिनेप्टिक नोब में प्रेजेंट होते हैं क्या, सिनेप्टिक वेसिकल। सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या भरे पड़े हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे डॉटेड स्ट्रक्चर, ये क्या प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ही सिग्नल आता है तो वैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, आगे की तरफ मूव करने लगते हैं, ये आगे की तरफ मूव करने लगेंगे, ठीक है, ये आगे की तरफ मूव करने लगेंगे और जा करके सिनेप्टिक नोब जो होगा उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बस्ट कर जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और सारा का सारा न्यूरोट्रांसमीटर यहां बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देते हैं। अब होता क्या है, जो डेंड्राइट होता है, ऐसे जो डेंड्राइट होता है, इसके ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होता है, इस पे बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर तुरंत इस पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर के सिग्नल को कैच कर लेते हैं और तुरंत भेज देंगे फिर से कहां, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के साइटोन को, साइटोन से फिर कहां, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन को, फिर आगे की तरफ ट्रांसफर होगा। क्लियर है? इस चीज को मैंने यहां पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। कहां पर सर, यहां पर देखो, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए। व्हेन अ इंपल्स यानी एक्शन पोटेंशियल अराइव एट द एक्सॉन टर्मिनल, तो क्या होगा, ये स्टिमुलेट करेगा सिनेप्टिक वेसिकल, जिसमें क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, जिससे कि ये किधर की तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज। वहां पर जाकर वो फ्यूज हो जाते हैं, किसकी हेल्प से, कैल्शियम आयन की हेल्प से, और रिलीज करते हैं अपना न्यूरोट्रांसमीटर किसमें, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जब न्यूरोट्रांसमीटर आ जाता है तो वो रिलीज करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर जो हुआ है वो बाइंड हो जाएगा स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन डेंड्राइट्स ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन।
अब जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट हैं उससे बाइंड हो जाएगा तो क्या होगा, दिस बाइंडिंग ओपन द आयन चैनल एंड अलाउ द एंट्री ऑफ आयन विच कैन जनरेट अ न्यू एक्शन पोटेंशियल इन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। समझ पा रहे हो क्या? अब जो नया वाला न्यूरॉन है उसमें फिर से एक एक्शन पोटेंशियल सिग्नल जनरेट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको एज इट इज आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर अगर मैं बात करूं आगे की तरफ कुछ और चीजें, जैसे हमें अब पढ़ना है बच्चों सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो एनसीईआरटी एक बात कहती है कि जो ब्रेन होता है, ठीक है, हमने एक चीज पढ़ रखी थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें होती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हमें मेनली क्या पढ़ना है? सिर्फ ब्रेन, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं पढ़ना है डिटेल में। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पार्ट किसके हैं बेटा? सीएनएस के। ब्रेन जो होता है वो इनक्लोज होता है किसमें, किसके अंदर प्रेजेंट होता है? क्रेनियल बॉक्स के अंदर या ब्रेन बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्रेनियम भी कहते हैं, ठीक है, ये स्कल में प्रेजेंट होता है। स्पाइनल कॉर्ड कहां प्रेजेंट होती है? वर्टिब्रल कैनाल में प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम के। हमने बताया आपको कि स्पाइन के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। लेकिन इनसाइड द स्कल जो ब्रेन होता है वो कवर होता है 3 कवरिंग से, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। अब ये क्रेनियल मेनिंजेस क्या होती हैं बच्चों? ध्यान से देखिए, क्रेनियल मेनिंजेस क्या होती हैं? 3 कवरिंग होती है। जैसे मैं आपको बोलूं कि यहां पर हमारा सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें 2 चीजें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब इसको कवर करके रखती है 3 कवरिंग। पहली जो है उसे बोलते हैं ड्यूरामेटर, ठीक है, ये आउटर होती है, थिक होती है, नॉन वेस्कुलर है। उसके नीचे होती है बच्चों ये वाली, दूसरी वाली, इसको बोलते हैं एरिकनॉइड। एरिकनॉइड मिडल होती है, थिन होती है, नॉन वेस्कुलर होती है। और सबसे अंदर जो सीएनएस के बहुत पास में होती है उसको बोलते हैं पायामेटर। पास में है इसलिए क्या बोला? पायामेटर। ये इनर मोस्ट है, वैस्कुलर है, यानी इसमें ब्लड वेसल्स होंगी, न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करेगी। और ये कॉन्टेक्ट विथ होती है किसके? ब्रेन के टिश्यू के साथ, है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड के पास में बहुत प्रेजेंट होती है, ठीक। अब एक चीज जानिए, ड्यूरामेटर के नीचे जो यहां पर स्पेस प्रेजेंट है इसको मैं क्या बोलूंगा? सब ड्यूरल स्पेस। इसमें सीरस फ्लूइड भरे होते हैं। एरिकनॉइड जो होती है, एरिकनॉइड के नीचे ये जो स्पेस है इसको मैं बोलूंगा सब एरिकनॉइडल स्पेस। ये भरा होता है सीएसएफ से, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब हमें कुछ चीजें और देखने को मिलती हैं, जैसे ये देखो ब्रेन है हमारा, फिर यहां पे दूसरी साइड मैंने ब्रेन का फ्लो चार्ट बना रखा है पूरा, इसको पढ़ लिया तो काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब ये जो ब्रेन है हमारा, ठीक है, इसमें बस कुछ ही चीजें आप याद रखना, मैं आपको बता दूं, इसके थोड़ा सा लेबलिंग याद रखना। क्या? ये पूरा ब्रेन जो आप देख पा रहे हैं, ये जो पूरा ब्रेन देख पा रहे हैं आप, ठीक है, यहां पर इस पोर्शन को बोलते हैं सेरिब्रम, ठीक है। फिर यहां पर बीच में आप देखते हैं कुछ नर्व फाइबर के बैंड प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये क्या होता है? ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर। ये कनेक्ट करता है लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, ठीक है। पीछे की तरफ आप देखेंगे यहां पर ये एक ट्री जैसा दिख रहा होता है, इसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। इसके यहां पर होता है पोन्स, फिर नीचे की तरफ होता है बेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा। इन तीनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और यहां पर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहां पर पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, यहां पर होता है थैलमस, यहां पर आप देखेंगे नीचे की तरफ होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, और यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा लेबलिंग को ध्यान देंगे। हमारा मेन फोकस कहां पर है? कुछ चीजें एनसीईआरटी कहती है, क्या कहती है वो? एनसीईआरटी कहती है भैया कि कुछ चीजें तुम जान लो। ब्रेन स्टेम क्या होती है? मिड ब्रेन, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा, इन तीनों को मिला करके हम क्या बोल देंगे? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का काम क्या है? ये कनेक्ट करता है किसको? बताइए, कनेक्शन बिल्डअप करता है किसको? बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कौन? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम फॉर्म करता है कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब ये जो ब्रेन का फ्लो चार्ट है जो आपको दिख रहा है, मैं दिखा दूं आपको, ये देखो पूरा ब्रेन का फ्लो चार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, सिंगल पेपर पर बनाना। मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट ए सेकेंड। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले ब्रेन जो है बच्चों, ब्रेन जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फोर ब्रेन जिसका नाम है प्रोजेनसेफेलॉन, दूसरा है मिड ब्रेन मेसेनसेफेलॉन, और तीसरा है हाइंड ब्रेन जिसको बोलते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं।
ध्यान से सुनिए, जो फोर ब्रेन होता है पहले उसको पढ़ लेते हैं। फोर ब्रेन में जनरली 3 लोब होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, जनरली लोब नहीं 3 पार्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब ऑल्फैक्शन में हेल्प करता है, सूंघने में हेल्प करता है। सेरिब्रम, सेरिब्रम जो होता है वो हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है बच्चों। कैसा है? ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, जनरली 85% ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरिब्रम ही बनाता है। सेरिब्रम क्या है बच्चों? साइट ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये ऑल वॉलेंट्री एक्टिविटी परफॉर्म करता है। वॉलेंट्री एक्टिविटी मतलब क्या? M के विल आर्ट, M फॉर मेमोरी, K फॉर नॉलेज, W फॉर विल पावर, I फॉर इंटेलिजेंसी, L फॉर लर्निंग, A फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, R फॉर रीजनिंग, T फॉर थिंकिंग। ये सारी चीजें हमारी वॉलेंट्री एक्शन है, तो इन सारी चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेरिब्रम। क्लियर है? वहीं पर मैं बात करूं, जो बेसल पार्ट होता है फोर ब्रेन का, उसको हम बोलते हैं क्या? डायनसेफलॉन। डायनसेफलॉन में कुछ पार्ट होते हैं जैसे इपीथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला। इपीथैलेमस क्या करता है? ये एसीपी बनाता है, एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस बनाता है, जो आगे चल के क्या सेक्रेट करता है बच्चों? सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सेक्रेट करता है। ठीक है। थैलेमस जो होता है ये कोऑर्डिनेट सेंटर है दोनों का, सेंसरी और मोटर नर्व का, मतलब सिग्नल कितना आ रहा है और कितना सिग्नल भेजना है, उनके बीच में तालमेल बैठाने का काम करता है। हाइपोथैलेमस सबसे इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं सर? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे दूसरे ऑर्गन को कंट्रोल करके रखती है, इसलिए पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। अब पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस। तो इसीलिए हम हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। सर बिल्कुल नहीं समझ में आया, समझाते हैं। जैसे सपोज करो आप जो बच्चे हैं, आप ऑर्गन है बॉडी के, फैमिली के ऑर्गन है, ठीक है। आपको कौन कंट्रोल करता है? पापा जी, है ना। तो आपको कंट्रोल कौन कर रहा है? पापा जी। तो पापा जी क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। आप क्या है? ऑर्गन। इसीलिए आपको कंट्रोल करने वाले को मैं क्या बोल देता हूं? मास्टर। ठीक है। अच्छा, लेकिन पापा को भी कौन कंट्रोल करता है? ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी जी, है ना। वो जो बोलेंगे वही काम होगा। ठीक है। तो उनको मैं क्या बोल सकता हूं? ग्रैंड पेरेंट्स को क्या बोल सकता हूं? मास्टर ऑफ मास्टर। उसी तरह से पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। इसलिए हम हाइपोथैलेमस क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर। क्लियर है? ठीक। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, हाइपोथैलेमस जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया वो ये कि ये मेंटेन करता है होमियोस्टैसिस और थर्मोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस हमने पढ़ा, मेंटेनिंग इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसको हम होमियोस्टैसिस कहते हैं। थर्मोस्टैसिस क्या होता है? बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम। इसके पास कुछ सेंटर होते हैं, जैसे भूखा प्यासा सोने के लिए इंतजार करता है, ट्रिक है ना। तो भूखा मतलब क्या? हंगर सेंटर होता है। प्यासा मतलब क्या? थर्स्ट सेंटर भी होता है। सोने के लिए, सोने मतलब क्या? गोल्ड नहीं, स्लीप सेंटर कहां होता है? हाइपोथैलेमस के पास। इंतजार करता है, वेटिंग सेंटर भी किसके पास है? हाइपोथैलेमस के पास। इवन सेक्स सेंटर भी किसके पास है? हाइपोथैलेमस के पास। क्लियर है? अब एक चीज याद रखेंगे कि जो हाइपोथैलेमस होता है बच्चों, ये कुछ और ऑर्गन जैसे थैलेमस, ठीक है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और एमिग्डाला, ये सारी चीजें मिलकर के बनाती हैं क्या? लिम्बिक सिस्टम, जिसे हम इमोशन सेंटर भी कहते हैं। यानी लव, हेट, प्लेजर, ये सारी चीजें, आपको गुस्सा आ रहा है, आप किसी से प्यार कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें बस क्या है? केमिकल लोचा है। ठीक है, केमिकल प्रॉब्लम है। ये कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है, सबके साथ मिलकर के। ठीक है, ओके। तो हमने यहां तक पढ़ लिया, मतलब हमने क्या पढ़ लिया बच्चों? फोर ब्रेन पढ़ लिया, है ना। हमने फोर ब्रेन पढ़ लिया। देखिए, फोर ब्रेन कंप्लीट हो गया हमारा। अब चलते हैं मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन को अगर हम देखें तो मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है? मिड ब्रेन का फंक्शन है कि ये हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ क्रूरा सेरेब्रम, ये कनेक्ट करता है डायनसेफलाइन को किससे? हाइंड ब्रेन से। डायनसेफलाइन किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। तो हम कह सकते हैं कि सर ये क्रूरा सेरेब्रम की हेल्प से फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। ठीक है। इसके पास फोर स्वेलिंग होती है ना, फोर स्वेलिंग होती है, फोर हैं, इसलिए हमने इसको बोला क्या? कार्पोरा क्वाड्री जेमाइना। क्वाड्री मतलब क्या होता है सर? फोर, चार। ठीक है, चार स्वेलिंग होती हैं, इसलिए बोला कार्पोरा क्वाड्री जेमाइना। तो टू सुपीरियर होती हैं, इसलिए उनको बोला टू सुपीरियर कॉलिक्यूली, और जो दो नीचे स्वेलिंग होती है उनको बोला इंफीरियर कॉलिक्यूली। क्लियर है? तो जो सुपीरियर कॉलिक्यूली होती हैं ये रिफ्लेक्स सेंटर हैं विजन के लिए, जो इंफीरियर कॉलिक्यूली हैं ये रिफ्लेक्स सेंटर हैं किसके लिए? हियरिंग के लिए, सुनने के लिए। क्लियर है बच्चों? अच्छा, हमने फोर ब्रेन पढ़ लिया, मिड ब्रेन पढ़ लिया, नेक्स्ट है हमारा हाइंड ब्रेन।
हाइंड ब्रेन की अगर हम बात करें तो हाइंड ब्रेन अगर आप देखें तो इसमें होते हैं पोन्स वेरोलाई जिसको हम ब्रिज भी कहते हैं, सेरिबेलम है और जिसको हम लिटिल ब्रेन कहते हैं, तीसरा हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पोन्स वेरोलाई को ब्रिज क्यों बोला, ब्रिज क्या करता है, एक किनारे को दूसरे से कनेक्ट करता है, वैसे पोन्स वेरोलाई भी है, ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा सेरिबेलम को सीएनएस से, याद रखना सेरिब्रम नहीं सेरिबेलम, ठीक है, लिटिल ब्रेन है हमारा। और इसके पास होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट। कहां पर पढ़ा है आपने, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, वहां पर आपने पढ़ रखा है, उस पॉइंट को भी मैंने यहां पे रखा है। सेरिबेलम जो कि लिटिल ब्रेन है, यहां पर होता है, नाना पाटेकर जी कहते हैं इधर नहीं मारते, छोटा दिमाग होता है, ठीक है। ये भी रिस्पॉन्सिबल है वॉलेंट्री एक्टिविटी के लिए जस्ट लाइक सेरिब्रम, और इसेंशियल होता है, ये जरूरी है किसके लिए, न्यू स्किल्स को लर्न करने के लिए। जैसे आप पढ़ना सीख रहे हैं, कुछ ट्रिक्स सीख रहे हैं, कुछ साइकिलिंग सीख रहे हैं, बाइकिंग सीख रहे हैं, तो वहां पर जरूरी कौन है, सेरिबेलम, वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा की अगर हम बात करें तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन क्या है, ये हमारे बॉडी में जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करता है। जैसे हमारी ग्लैंड का सेक्रीशन हो गया, हमारी बीपी को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, रेस्पिरेशन, वॉमिटिंग हो गई, हिपकपिंग हो गई, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपके कंट्रोल में नहीं, वॉमिटिंग आ रही है तो वो आ जाएगी, हिपकपिंग आ रही है, हिचकी आ रही है तो वो आती रहेगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें इनवॉलेंट्री फंक्शन है, किसके थ्रू कंट्रोल होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के। अब याद रखें इसके पास 3 ओपनिंग होती है बच्चों, 2 लेटरल होती है, 1 सेंट्रल। 2 लेटरल मतलब क्या, आपने कुछ पेन देखी होंगी तो यहाँ साइड में भी ओपनिंग होती है उनकी, एक तो यहाँ पर जहाँ से रिफिल होती है यहाँ से ओपनिंग रहती है, अगर रिफिल निकाल दो तो यहाँ एक सेंटर में ओपनिंग होगी। तो ये लेटरल में है तो इनको बोलेंगे लस्का, एल फॉर लेटरल, एल फॉर लस्का। तो जो लेटरल ओपनिंग होती है 2 उनको बोलते हैं फोरामेन ऑफ लस्का, जो सेंट्रल होती है उसको बोलेंगे फोरामेन ऑफ मैजेंडाई, एम फॉर मिडल, बीच में होती है, ठीक है। तो उसको जो सेंट्रल में होती है यानी मिडल में है उसे क्या बोलेंगे, फोरामेन ऑफ मैजेंडाई। फोरामेन मतलब होता है बच्चों ओपनिंग, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फिर अगर हम बात करें क्रेनियल नर्व की, तो क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स होती हैं, इनके नाम देखिए यहां पर लिखे गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा आ जाओ, वाजिबा। हम ट्रिक लिख देते हैं सर, ट्रिक क्या है, ऊटाफेगस। क्या है ऊटाफेगस, कैसे याद होगा, एक ऊंट है जो फंस गया रेगिस्तान में, बोल देंगे क्या, एक तोतला बच्चा है बोल रहा है, क्या बोलेगा, ऊटाफेगस, ठीक है। तो यहां पर याद रखना ऐसे लिखेंगे, OOTT फैगस, ऊटाफेगस, ठीक है। हाँ टेढ़ा है पर मेरा है, चलो कोई बात नहीं। आगे देखो, तो O फॉर क्या होगा बेटा, ऑल्फैक्टरी नर्व होगी। सेकेंड O फॉर क्या होगा बताइए, ऑप्टिक नर्व होगी। थर्ड O फॉर क्या होगा, ऑक्यूलोमोटर नर्व। T फॉर ट्रॉक्लियर जिसको हम पैथेटिक नर्व भी कहते हैं। जो सेकेंड T होगा उसका मतलब होगा ट्राइजेमाइनल, इसे डेंटिस्ट की नर्व भी कहते हैं, ये दांतों की जो नस होती है उसको, ठीक है। A फॉर एब्डुसेंस, F फॉर फेशियल, A फॉर ऑडिटरी, G फॉर ग्लोसोफेरेंजियल। अच्छा U और V थोड़ा सा सिमिलर से दिखते हैं इसलिए मैंने बोला U फॉर वेगस, ठीक है। S फॉर स्पाइनल एसेसरी, H फॉर हाइपोग्लोसल, ठीक है। इस तरह से आपकी 12 जो नर्व होती हैं वो आपको याद हो जाएंगी, क्रेनियल नर्व। इनके हम अगर नेचर की बात करें, ठीक है, हमने स्टार्ट में भी जो फ्लो डायग्राम बनाया था उसमें भी मेंशन किया था कि ये सेंसरी होते हैं, कुछ मोटर होते हैं, कुछ मिक्स होते हैं। अब जरा इसको समझ लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि एक ऑर्गन है बेटा, एक ऑर्गन है, यहां पर हमारे पास सीएनएस है, ठीक है। तो यहां से किसी ऑर्गन से, ध्यान से सुनिए, ये सीएनएस है, तो किसी ऑर्गन से चला गया, रुक जाओ, ध्यान से सुनिए, ये है हमारे पास ऑर्गन, ये है ऑर्गन, ये है हमारे पास सीएनएस। तो किसी ऑर्गन से कोई अगर न्यूरॉन, ध्यान से सुनिए, किसी ऑर्गन से कोई न्यूरॉन सिग्नल ला रहा है सीएनएस तक, तो इसको मैं क्या बोल रहा था, सेंसरी, है ना, सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व, या फिर मैं इसी को बोलता था अफरेंट नर्व या अफरेंट न्यूरॉन, है ना। लेकिन अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसी ऑर्गन तक सिग्नल लेकर के कोई नर्व या न्यूरॉन जाता था तो मैं उसे बोलता था, ए एग्जिट कर रहा है सीएनएस को तो बोलता था इफरेंट, है ना, इफरेंट, है ना, इफरेंट नर्व, या फिर क्या
मोटर नर्व या मोटर न्यूरॉन। समझ पा रहे हैं क्या? ये हमको पता है, तो सिंपल सी बात है। लेकिन कुछ ऐसे नर्व होते हैं, नर्व क्या है? बंडल ऑफ एक्सॉन, है ना। तो कुछ ऐसे नर्व होते हैं जिसमें दोनों टाइप के न्यूरॉन होते हैं, सिग्नल लेकर के जाने वाले और सिग्नल लाने वाले भी। तो उसको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं मिक्स टाइप के। सेंसरी मतलब उसमें सिर्फ सिग्नल ले जाने वाले सीएनएस तक न्यूरॉन होंगे। ये मोटर मतलब क्या? सिर्फ सिग्नल लाने वाले होंगे ऑर्गन तक। मिक्स मतलब क्या? सिग्नल ले जाने वाले भी न्यूरॉन होंगे, सिग्नल लाने वाले भी न्यूरॉन होंगे, सारे टाइप के न्यूरॉन होंगे। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर देखिए, आप यहां पर देखिए, सेंसरी आप किस चीज के लिए सेंसिटिव होते हैं? सर 128 जीबी की मोबाइल कम से कम होनी चाहिए उसमें स्टोरेज, तो लिख दो 128 जीबी की मोबाइल आपको मिलनी चाहिए। तो 1 to 8 जो पेयर होती है क्रेनियल नर्व, वो कैसी है? सेंसरी है। और मिक्स चीजें जो होती हैं आपको होती हैं पसंद। क्या होती हैं बच्चों? पसंद होती हैं। मतलब क्या? प 5 स 7 न 9 10 धा। क्लियर है? जो बच गई वो कौन सी है? मोटर। ठीक है, तो यहां पर देखो एक हो गया, इधर दूसरा हो गया 3, फिर उसके बाद देखो 4 5 इधर हो गया, 6 यहां पर आ गया, 7 भी इधर है, 8 इधर है, 9 इधर है, 10 इधर है, फिर बचा क्या? 11 और 12। ये सब कैसी हो गई? मोटर नर्व। समझ पा रहे हैं? ठीक है, बहुत अच्छे। वहीं पर अगर हम बात करें कुछ और चीजें, जैसे आप देखिए स्पाइनल नर्व। स्पाइनल जो नर्व होती हैं वो कैसी हैं बच्चों? 31 पेयर होती हैं। नेचर कैसा? ऑल मिक्स होती हैं। मतलब इन नर्व में दोनों ही टाइप के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, सिग्नल लाने वाले भी और सिग्नल ले जाने वाले भी। ठीक है, इनको याद कैसे रखेंगे? ध्यान से सुनिए। हमारी वर्टिब्रल कॉलम की बोन याद रखिए आप। वर्टिब्रल कॉलम की बोन कैसी होती है सर? ध्यान से सुनिए। वर्टिब्रल कॉलम की ये जो, ऐसे सपोज करो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी हमारे, इसमें ऐसे छोटी छोटी बोन है। कितनी बोन है बच्चों? टोटल 26 बोन होती है आफ्टर फ्यूजन किसी भी एडल्ट में, है ना। हमारी जो स्पाइन होती है रीढ़ की हड्डी, उसमें टोटल कितनी बोन होती है? 26 बोन होती है। उसी के बेसिस पर हम यहां कर देंगे। ध्यान से सुनिए। तो जो ये सर्वाइकल रीजन होता है नेक वाला, उसमें 7 बोन होती है। ये थोरैक्स वाला होता है, हमको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें टोटल 12 बोन होती है। ये होता है लंबर। लंबर मतलब क्या? एब्डोमेन। इसमें टोटल कितना? 5 बोन होती है। फिर उसके बाद होता है सैक्रल, है ना, सैक्रल। ठीक है, सैक्रल एक्चुअल में बच्चों 5 होकर फ्यूज होकर के 1 बोन का फॉर्मेशन करती है। फिर उसके बाद यहां पर बचता है क्या? कॉक्सिगियल, है ना। कॉक्सिगियल जो होता है इसमें 4 बोन फ्यूज होकर के 1 का फॉर्मेशन करती है। तो हमें क्या करना है? ध्यान से सुनो। इसके पैरेलल ही याद करने की ट्रिक है, बस एक छोटी सी, आप समझ में आए तो बताना। ध्यान से सुनो। मैं कहता हूं ये सर्वाइकल नेक रीजन में मेरे 7 हड्डियां प्रेजेंट है, 7। तो इसी पर ब्रेन टिका हुआ है, जिसे मैं सोचता हूं तो इस पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसी के सहारे तो ब्रेन टिका हुआ है। तो एक नर्व जो है 1 पेयर एक्स्ट्रा दे दो इसको। तो यहां पर 7 बोन है, इसको मैंने 8 पेयर दे दिया। देखो सर्वाइकल रीजन में कितना, नेक रीजन में कितना? 8 पेयर हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो थोरैसिक रीजन में यहां से 12 पेयर ऑफ रिब्स निकली हैं, तो इनको 12 पेयर्स दे दो भाई, जितने रिब्स उतने होने चाहिए। तो यहां पर देखो चेस्ट रीजन में 12 वर्टिब्रल कॉलम होती है बोन, तो वहां से 12 पेयर रिब्स निकली है, तो 12 पेयर इसको दे दिया। ठीक है, लंबर में 5 बोन होती है, तो यहां पे 5 पेयर दे दिया। ये 5 फ्यूज होकर के एक बनी थी, तो 5 लोग थे, अब मिलकर के एक परिवार बना दिए, लेकिन 5 लोग हैं तो देने ही पड़ेंगे तुम्हें, तो 5 दे दिया। अब बचा ही कितना? तुम देखो 8 12 5 5 ऐड कर दो, बचा कितना? 30 हो गया। बचा कितना? 1। तो लास्ट में तुम दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि आगे तुम्हारे पास है ही नहीं। तो एक बचा, तो तुम एक इसको दे दिए। किसको? टेलबोन को, है ना, कॉक्सिगियल। अब पूछ तो है ही नहीं, उसको क्या ज्यादा भाव देना, तो एक दे दो उसको। तो इस तरीके से प्रेजेंट होती है। सर्वाइकल में 8 पेयर, थोरैसिक में 12 पेयर, लंबर यानी एब्डोमेन में 5 पेयर, सैक्रल में बेटा कितना? 5 पेयर, कॉक्सिगियल में, टेलबोन में 1 पेयर। ठीक है, और इस तरीके से इस पर्टिकुलर चैप्टर का होता है द एंड। क्लियर है? आई होप सो चीजें आपको समझ में आई होंगी, लेक्चर पसंद आया होगा। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एक्चुअली मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।